नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष पुस्तक पर बात कर रहे हैं और उस पुस्तक के लेखक जो कि विशेष हैं, उनसे बात कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन बॉलीवुड और लेखक हैं सुनील सालगिया। पहले सुनील सालगिया जी का परिचय दें आपको कि सुनील सालगिया जो फिल्म इंडस्ट्री के, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चर्चित एडिटर रहे पहले, फिर डायरेक्टर हुए, फिर राइटर रहे, फिर राइटर डायरेक्टर एडिटर वो तमाम हुए। कई सारे सीरियल किए। कुछ चर्चित सीरियलों के अगर मैं नाम लूं तो इंद्रधनुष, उड़ान, हम पंछी एक डाल के, देख भाई देख, आन, सबसे बड़ा रुपया, चश्मे बदूर, रजनी, हाल कैसा है जनाब का, इन सीरियलों के नाम आते हैं। उसके अलावा सुनील सालगिया जी का जो नाम लिया जाता है, वो जो मुगले आजम फिल्म अगर आपने देखी हो, आप जानते हैं कि मुगले आजम जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट बनी थी, लेकिन उसका बाद में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दौर आए तो कलर वर्जन करने की परंपरा चल निकली और मुगले आजम को भी कलर वर्जन बनाया गया। उसका पूरी फिल्म कलर की गई और मुगले आजम कलर में आई। उसको री एडिट करना था और री एडिट यानी फिर से एडिटिंग कम करके थोड़ा कम करना था। वो करने का काम सुनील सालगिया जी ने किया और उस पूरी फिल्म को जो कलर करने का प्रोसेस हुआ, लंबा प्रोसेस था, 1.5-2 साल का प्रोसेस था। उस पूरे प्रोसेस में सुनील सालगिया जो है क्रिएटिव के तौर पे जुड़े रहे, एडिटर के तौर पे जुड़े रहे, कलर करेक्शन करवाते रहे, वो तमाम चीज़ें उन्होंने करवाई। और इसी प्रोसेस के दौरान जो उनका अनुभव हुआ उसको लेकर के उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम हमने पहले आपसे जिक्र किया, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। वो उपन्यास लिखा। उपन्यास में क्या है और कलर करेक्शन कराने का अनुभव कैसा रहा, एडिट करना कितना आसान कितना मुश्किल रहा, क्योंकि मुगले आजम हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट फिल्म मानी जाती है। जब सिनेमा की बात आती है, हिंदी सिनेमा की बात आती है, तो मुगले आजम सबसे ऊपरी पायदान पे दिखाई पड़ती है और उसका आज तक उसका कोई दूसरा तोड़, दूसरा जोड़ नहीं बना। मुगले आजम एक ऐसी फिल्म है जो अद्भुत फिल्म मानी जाती है। तो मुगले आजम से जुड़ा होना और मुगले आजम के ऊपर किताब लिखना, मुगले आजम के पूरे प्रसंग को समझना, हम आज जो है सुनील सालगिया जी से वो समझेंगे। सुनील भाई नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया और मैं आपके सभी दर्शकों का द नागरिक के उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो ये बतलाइए कि ये जो मुगले आजम है, ये जो फिल्म है मुगले आजम, अद्भुत फिल्म है और हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। जब इसके कलर करेक्शन की जिम्मेवारी आपके ऊपर सौंपी गई और आपको एडिट करना कहा गया कि आप इसको एडिट कीजिए, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी? मेरा सबसे पहला रिएक्शन जब मुझे ये ऑफर आया तो सबसे पहला रिएक्शन था शॉक। एक ऐसी महान फिल्म जिसका एक एक डायलॉग लोगों को याद है, एक एक फ्रेम लोगों को याद है, लोगों ने 10-10 बार, 20-20 बार इस फिल्म को देखा है। इस फिल्म को एडिट करना यानी एक क्लासिक के साथ छेड़छाड़ करना सबसे पहले एक डर था। लेकिन चूंकि दौर बदल चुका था, ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी और 2005 में जब ये दोबारा रिलीज हुई 4-5 में, तब ये था कि वक्त बदल चुका था, लोगों का पेशेंस लेवल डिफरेंट हो चुका था, नई जनरेशन आ चुकी थी और दूसरा ये था कि मल्टीप्लेक्सेस का दौर था। तो वाइबिलिटी के हिसाब से भी उनका ये था कि ये 3.5 घंटे की फिल्म, क्योंकि ये फिल्म ओरिजिनली 3.5 घंटे से ऊपर की थी, तो क्या लोग आज इसे देख पाएंगे इतने सारे गानों के साथ, ये चर्चा हुई और ये कहा गया कि इसे करीब 3 घंटे के अंदर अगर समेट सके, हम 3 घंटे की फिल्म कर सकें तो शायद लोग ज्यादा अच्छे से इसे एंजॉय कर पाएंगे। तो ये चुनौती थी और इसे मैंने स्वीकार किया। और सबसे पहले तो ये था कि अब इस फिल्म को कहाँ से एडिट करना, क्या एडिट करना, क्योंकि एक मास्टरपीस है। तो पहले कई बार देखने के बाद में मार्किंग की मैंने कि ये पोर्शन शायद अब आज के दौर के हिसाब से कुछ चेंज किए जा सकते हैं, ये पोर्शंस को निकाला जा सकता है। तो ऐसे करके कहीं टुकड़े, कहीं छोटा सा टुकड़ा 1 सेकंड, कहीं आधा सेकंड, कहीं 20 सेकंड, कहीं 15 सेकंड, कोई एक गाना, उस तरह से ये करते करते जाके करीब आधे घंटे की एडिट संपन्न हुई और ये मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हुई। और फिर जो नई जनरेशन है उसने देखा और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एक ये था कि नई जनरेशन देखेगी या नहीं देखेगी, लेकिन सबने बहुत बहुत पसंद किया।
तो ये एक अचीवमेंट हुआ उस तरह से। लेकिन हाँ, इसे करना एक बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती को आपने साधा कैसे? कुछ तो मतलब इतने साल एडिटिंग की थी, तो एडिटिंग का एक एक्सपीरियंस तो था ही कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एडिटर का काम ही है जो सही है उसे चुनना। तो ये मैं करते ही आ रहा था। उसके अलावा निर्देशन कर चुका था, लेखन कर चुका था। तो कहीं ना कहीं एक ये था कि ये चीजें शायद चलेंगी, ये चीजें नहीं चलेंगी, वो समझ तो आ ही चुकी थी। और दूसरा ये था कि करते करते हमें एक लैंग्वेज का मेन इशू था कि ये लैंग्वेज जो है वो उस जमाने की लैंग्वेज जो है खालिस उर्दू होती थी, और उर्दू भारी भी होती थी, तो क्या वो लोग समझ पाएंगे? तो कुछ जगह, जैसे एक जगह रेफरेंस था वो कि दिलीप कुमार कुछ शायरी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पहला ही सीन जहाँ उनका इंट्रोडक्शन सीन है उसमें, और उसमें वो अजीत के साथ बात कर रहे हैं और उमर खयाम की एक पूरी पूरी रुबाई वो पढ़ते हैं। मुझे लगा अब ये शायद बहुत भारी हो सकता है इस दौर में। और हुआ भी वही कि मैं जब एडिट कर दिया और दिलीप साहब ने देखा तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ था, उन्हें भी अचानक याद आया अब यहाँ कुछ था जो मिस हो रहा है। मैंने कहा जी मिस हो रहा है आपको, बिल्कुल, क्योंकि आपकी तो जबान पे है वो। लेकिन आज के दौर में बोले नहीं नहीं वो ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। तो मतलब आपकी एडिटिंग के बाद दिलीप साहब ने वो फिल्म देखी, क्या रिएक्शन था हाँ हाँ, उनका? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो काफी भावुक थे उसको देखने के बाद में, क्योंकि एक तो ये था कि वो प्रीमियर पे नहीं आए थे उस फिल्म के, जब उन्होंने वो प्रीमियर हुआ था तब नहीं आए थे। तो जब ये जब 60 जब साल बाद रिलीज हुई थी दोबारा फिल्म पहली बार। ओरिजिनली जब पहली बार रिलीज हुई थी तो प्रीमियर पे नहीं थे वो, शायद बाहर थे। और उसके बाद जब वो 60 साल बाद मतलब ये रिलीज हुई, मतलब 40 साल बाद, तब जाके वो उस कलर फिल्म के प्रीमियर पे आ पाए। तो उनके लिए भी ये एक बड़ा होता है, तो वो एक्साइटेड थे काफी कि ये आज के दौर के लोग भी देखें और इसे जरूर देखना चाहिए, ये उनका कहना था। तो जी, जी। तो आपने जैसा कि कहा कि वो क्या काटें, और हमने वो भारी शायरी थी, रुबाई थी, उसको निकाला, कुछ और निकाला। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, चुनौती के बाद इसलिए कर रहा हूँ कि फ़िल्म के सीन नए शूट करके ऐड तो किए नहीं जा सकते थे, और एडिटिंग करके केवल। तो चूँकि एक कहानी का जो है एक फ्लो है, कहानी का एक जो है गति है उसकी, कि इस गति से ये कहानी जा रही है, और आपने अगर आधा घंटा कम किया तो जाहिर है गति उसकी तेज हुई होगी, थोड़ी फिल्म फास्ट हुई होगी। तो फास्ट हुई होगी फिल्म, तो पूरी फिल्म की गति एक समान रखना भी आसान काम नहीं था, कि कहीं फास्ट कहीं स्लो अगर होगा तो वो भी खराब लगेगा, ये क्या किया यार, पकड़ में आ जाएगा। और जी उसके बाद ये भी लगे कि कोई सीन, क्योंकि उस समय जो फिल्म लिखी गई थी वो तो सारे बड़े राइटर थे, 5 लोगों ने मिलकर के फिल्म लिखी थी। और उसके बाद जो है उस फिल्म के राइटिंग में ऐसा कोई तत्व हो जो गैर जरूरी है उस फिल्म में है, ऐसा भी नहीं था कि जो है गैर बिल्कुल। जरूरी चीजें भी रख दी कि अरे यार कोई बात नहीं चलने दो, थोड़ा ढीला छोड़ दिया था, वो भी नहीं था। तो एक टाइट फिल्म, एक सही गति वाली फिल्म, एक करेक्ट नरेटिव फिल्म जो है उसको एडिट करना, इसलिए मैंने कहा कि ये कितनी बड़ी चुनौती थी। और चुनौती जब क्या एक बार में आपने ये किस तरह से किया, मतलब मैं इस प्रोसेस जानना चाहता हूँ। क्या फिल्म आपने कई बार सबसे देखी, पहले कई मैंने बार सबसे देखने के पहले बाद मैंने मार्क किया, क्या किया? जी सबसे पहले मैंने फिल्म को लगातार 3-4 बार देखा। उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक लिया, उसके बारे में सोचता रहा, उसकी कहानी को पूरा का पूरा मैंने लिखा अपने हाथों से, स्क्रीन प्ले के पॉइंट सारे मार्क किए कि ये इसमें ये फ्लो है कहानी का। और उसकी सीन की टाइमिंग नोट की मैंने कि हर सीन में कितना टाइमिंग लगा है, क्या फ्लो है उसका। वो समझने के बाद में फिर मैंने ये लगातार फिर 2-3 बार फिर देखी उसे। तो इस तरह से करीब 9 बार वो फिल्म देखने के बाद में फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, अब ये चीजें जो है ऐसा लगता है कि मुझे 9वीं बार में ये चीज थोड़ी सी लगता है कि ये निकाली जा सकती है, या ये ना भी होगा तो करके देखते हैं। तो करके देखना, तो एक बार निकाल के देखा, उस तरह से फिर वो समझ में आएगा, हाँ ये निकाल के देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा फ्लो में। तो कुछ चीज डालने के बाद में कुछ चीज निकालने के बाद वापस डाली भी कि नहीं नहीं ये जरूरी है। तो ये एक प्रोसेस था जो करीब करीब 2-3 महीना लगातार चलता रहा। और उस बीच में ये हुआ कि फिर एडिटिंग से, मतलब चूंकि ये फिल्म पुरानी हो गई थी और इसकी नेगेटिव की हालत बहुत बुरी थी, तो उसमें कई जगह क्रैक्स थे, कई जगह शेक्स थे। तो अब चूंकि ये टेक्नोलॉजी पहली बार बनी थी कि कलर किया जा रहा था एक फिल्म को, तो वहां लैब से भी मुझे आता था कि ये वाला पोर्शन जो है
ये ठीक नहीं हो पाएगा तो इसे भी निकालना पड़ेगा। तो वो एक दूसरा चैलेंज हो गया था कि हम जो रखना चाह रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि वो प्रिंट खराब हो चुका है उस जगह, तो उसे भी निकालना हो, तो उसकी जगह क्या करें, तो वहां कोई एक इंसर्ट लाया जाए, या हमने कई, अब चूंकि आजकल तो टेक्निक आ गई थी, तो ये था कि हम कोई शॉट को थोड़ा सा स्लो करके बढ़ा लेते थे रिएक्शन को, तो वो एक इंसर्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, उस तरह से करके उसको फिल्म को पूरा का पूरा जोड़ा भी गया। लकीली एक अच्छी चीज थी कि ये फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो डायलॉग के ऊपर नहीं था। ये उस डायरेक्टर की, मतलब आसिफ साहब की एक ये खासियत थी कि वो डायलॉग को इतना महत्व देते थे कि वो डायलॉग के पीछे म्यूजिक नहीं लगाते थे। तो इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज थी कि डायलॉग के ऊपर म्यूजिक नहीं था, तो चूंकि मेरे पास में अनमिक्स ट्रैक नहीं था एडिट करने के लिए, तो अगर अनमिक्स नहीं है तो मैं म्यूजिक और डायलॉग मिक्स है तो उसे काटूंगा कैसे। पर चूंकि मुझे वो म्यूजिक अलग मिल गया और डायलॉग क्लीन थे, तो जहां से मुझे डायलॉग एडिट करना था या कोई पोर्शन एडिट करना था तो वो बड़ी आसानी हो गई। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मुश्किल फिल्म होता है, में साउंड हमारे पास में जो है वो अनमिक्स साउंड अवेलेबल ही नहीं। तो मतलब केवल सीन को छोटा किया या सीन भी निकाल दिया, ऐसा भी हुआ? पूरा पूरा सीन तो मैंने सिर्फ कोई एक आधा सीन, एक्चुअली देखा जाए तो पूरा सीन मैंने निकाला ही नहीं कोई, क्योंकि पूरा सीन, एक गाना जरूर निकाल दिया पूरा, लेकिन पूरा सीन कोई नहीं निकाला मैंने। उसका कारण ये था कि पूरा सीन निकालने से उसका फ्लो डेफिनेटली खत्म हो जाता, क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं था जो अनइम्पोर्टेंट था, हर सीन का महत्व था, वो कहानी से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए वो मैंने सीन की लेंथ्स को थोड़ा सा ट्रिम कर करके, और वो नेचुरल फ्लो भी ना टूटे वो रखते हुए किया। तो हर जगह से, यहाँ से 4 फ्रेम, यहाँ से 8 फ्रेम, यहाँ से 15 फ्रेम, उस तरह से काट काट के पूरा निकाला मैंने। क्योंकि अब वो 3 लाख फ्रेम थे, तो 3 लाख फ्रेम में से चंद फ्रेम निकालने थे मुझे आधे घंटे के करीब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो आपने किया, तो उस दौरान आपने जैसा बताया कि 9 बार हमने फ़िल्म देखी, फिर बाद में वापस देखी होगी, पहले भी देखी थी। तो फ़िल्म का जो सबसे मैं कहूँ कि ताकतवर पक्ष, वो फ़िल्म में ऐसी क्या बात है जो आज भी इतनी क्लासिक है, आज भी लोगों को बाँधती है? वो कुछ एक आध लाइन का कुछ बताइए, वो जो है जिसके वजह से लगे कि ये फ़िल्म इसलिए क्लासिक बन गई। कुछ आपको, चूँकि लगातार आपने देखने से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। देखिए, मुगले आजम जो है वो 2 लेवल पे चलती है। अगर कहानी को देखा जाए तो टाइटल के हिसाब से ये फिल्म जो है मुगले आजम यानी अकबर की कहानी है ना। तो निश्चित रूप से आप उसको जब अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसका पूरा जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर हीरो अकबर है तो आपको ये समझ में आता है कि एक बाप, एक बादशाह, तो एक बाप और बादशाह के बीच की जंग थी जिसमें बेटा सामने आ गया था और उसकी मोहब्बत सामने आ गई थी। तो उसके लिए एक तरफ एक शासक था तो दूसरी तरफ एक पिता था। ये अंतर्द्वंद था अकबर का इस पूरी कहानी में। दूसरी तरफ जो था वो बेटे की मोहब्बत थी। तो बेटे के लिए ये था कि अपनी मोहब्बत है और दूसरी तरफ माँ बाप है, सत्ता है सामने, है ना। वो सब कुछ त्याग देता है, सत्ता को त्यागने को तैयार है एक बादशाह का बेटा, सिर्फ मोहब्बत के लिए। तो ये फिल्म का एक अल्टीमेट मैसेज जो मुझे लगता है वो ये था, जो शायद फिल्म के आखिर में जो आखिरी गाना है, और वो मेल वॉइस में पूरी फिल्म में एक ही गाना था मोहम्मद रफी की आवाज में, जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद। तो मुझे लगता है वही इस फिल्म का मैसेज था कि मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं दुनिया में। वो है ना, वो कबीर दास का भी दोहा है कि ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। एग्जैक्टली। और इसीलिए इस फिल्म में ये 2 गाने, जो जिंदाबाद और दूसरा जो है प्यार किया तो डरना क्या, आप देखिए ये दोनों, प्यार किया तो डरना क्या एग्जैक्टली इंटरवल पॉइंट पे आता है, और उसके बाद एंड में ये गाना आता है। तो ये 2 जगह क्लाइमेक्सेस में डायरेक्टर ने बड़ा क्लेवरली इसको यूज किया। तो डायरेक्टर यही कहना चाहता था कि मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आते हैं जो आपने किताब लिखी है उसको लेकर के, तो ये किताब लिखने का आइडिया कैसे आया है? हाँ, ये एक कुछ मजेदार कहानी है। मैं जब मुगले आजम एडिट कर रहा था तो निश्चित रूप से जब आप किसी डायरेक्टर का काम देखते हैं तो उस डायरेक्टर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है कि डायरेक्टर क्या चीज है, इसने ऐसी फिल्म बना कैसे दी। क्योंकि आज भी हम सोचें तो इस तरह की फिल्म बनना मुश्किल है जिसमें हिम्मत थी कि 5000 सोल्जर इंडियन आर्मी के जाके डिफेंस मिनिस्टर से मांग लाया हुआ आदमी और असली वॉर सीन क्रिएट करना था उसे। ये बड़ी हिम्मत थी।
और दूसरा ये कि 14 साल तक एक आदमी एक ही फिल्म के पीछे पड़ा रहे, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा कि ये पहले तो जाने तो सही कि ये व्यक्ति क्या है। तो इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, आसिफ साहब के बारे में, फिल्म की मेकिंग के बारे में। चूंकि शाहपुर जी पालन जी कंपनी जो है, उनके पास में काफी मटेरियल अवेलेबल था, जो इस फिल्म की पूरी प्रोसेस क्या थी, कैसे क्या था, कैसे बनी, वो सारा समझने को मिला। कई जगह इंटरनेट पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, किताबें हैं। तो वो सब पढ़ने के बाद में मुझे कई लोगों से मिला, और इन सब के बीच में ये हुआ कि जब ये मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, जब ये फिल्म बन रही थी, मुगल आजम कलर हो रही थी, उसी वक्त में एक साथ में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, मेकिंग ऑफ कलर वर्जन। तो वो साथ साथ में शूट करते जा रहा था। तो उसमें सारे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, किस तरह हम फ्रेम बाय फ्रेम उसको कलर कर रहे हैं, कैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, है ना। उसके बाद लैब में किस तरह से प्रोसेस हुआ, साउंड का कैसे प्रोसेस किया हमने, म्यूजिक को हमने दोबारा इसमें सारे ट्रैक्स जो हैं वो डाले नौशाद साहब ने। तो वो सब जो चल रहा था, तो मैं नौशाद साहब के यहाँ 2-3 बार गया, और नौशाद साहब से इंटरेक्शन में उन्होंने, नौशाद साहब आसिफ जो इस साहब फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उन्होंने, चूंकि ये फिल्म ओरिजिनली मोनो साउंड थी, तो इसको डॉल्बी में करना था, आज के हिसाब से 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम में करना था। तो एडिशनल ट्रैक रिकॉर्ड किए थे नौशाद साहब ने, उत्तम सिंह जी ने। तो वो एडिशनल ट्रैक वगैरह जब रिकॉर्ड होते थे तो मैं जाता था, और वहीं नौशाद साहब से जब मुलाकातों के दौर में, और चूंकि मैंने इंटरव्यू किया उनका इस मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए भी, तो उनके घर पे बैठ के जब चर्चा हुई, तो उसमें उन्होंने के आसिफ साहब के बहुत सारे किस्से सुनाए, और इस फिल्म के दौरान के बहुत सारे किस्से सुनाए। वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां से मुझे लगा कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और वहीं से मैंने एक कैरेक्टर गढ़ना शुरू किया, एक ऐसा इंसान जो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म हो। उसके दिमाग में बस एक ही है कि अजीम शाह फिल्म बनाऊंगा मैं, और जो पूरा वर्ल्ड देखे ऐसी कोई फिल्म बनाऊंगा मैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक टेलर है मामूली सा, उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म मेकिंग की, और वो फिल्म बनाना चाहता है इतनी बड़ी, कैसे बनाएगा। ये मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी, तो एक कैरेक्टर बना, और वहां से मैंने एक उनकी असली कहानी को साथ में लेते हुए, जो असल जिंदगी की कहानी थी उस स्ट्रगल की फिल्म के, मैंने एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया इस नॉवेल में। और ये वंस अपॉन ए टाइम इन बॉलीवुड जो मेरा नॉवेल आया है, ये के आसिफ साहब की जीवन की कहानी नहीं है। कोई ये ना समझे कि ये रियल स्टोरी है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन हाँ, उनकी स्ट्रगल जो है इसमें वो पूरी की पूरी वो रियल है। तो अब वहां से जब ये कहानी बनना शुरू हुई, तो मुझे करीब 1-2 साल में जाके वो पकी कहानी अच्छी मैंने लोगों को सुनाई, तो बड़ी एक्साइटिंग लगी लोगों को। सबने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हम फिल्म बनाएंगे। लोग 1-2 लोग मुझे अप्रोच किए, और शुरुआत हो गई कि चलो इस पे तो फिल्म। तो मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा था, एक्चुअली नॉवेल लिख ही नहीं रहा था, और स्क्रीन प्ले लिखता रहा। स्क्रीन प्ले जब तैयार हो गया, लोगों को सुनाया, तो हमारे प्रोड्यूसर थे जो बोले कि चलो चलो, इसके लिए तो इरफान इज द बेस्ट एक्टर, और चलते हैं इरफान को सुनाते हैं। तो अपने इरफान को जाके कहानी सुना दी इरफान खान। इरफान वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बता रहे ये तो मैं करना चाहता हूँ, ये रोल तो मैं करूंगा, और ये तो गजब कहानी है, इस पे तो फिल्म बननी चाहिए, आप बोलिए जितनी डेट्स में देने को तैयार हूँ इसके लिए। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। समहाउ हमारे प्रोड्यूसर उस वक्त तैयार नहीं थे, चीजें हो नहीं पाई किसी कारण से, और फिर इरफान बीमार हो गए और नहीं रहे, तो मामला फिर रुक गया। लेकिन मेरा स्क्रीन प्ले चूंकि तैयार हो चुका था, लेकिन मुझे ये लगा कि स्क्रीन प्ले करते वक्त अब अचानक नॉवेल कैसे है। कोई कहेगा कि स्क्रीन प्ले तो ठीक है, नॉवेल क्यों। तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उस दौरान जब ये 14 साल का जो स्ट्रगल था उनका, उसको मैं एक्सप्लोर करने के लिए हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहा था, उस जमाने की, उस समय की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, मुंबई में क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जब उन्होंने ये कहानी पर काम शुरू किया, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके कारण रिसेशन आया, पार्टीशन आ गया, इंडस्ट्री डिवाइड हो गई, आधी इंडस्ट्री लाहौर में, आधी इंडस्ट्री मुंबई में, कलकत्ता की इंडस्ट्री अलग हुई, ढाका अलग हो गई। तो ऐसे में मुझे लगा कि लोग बढ़ गए सारे, तो इन सब का असर क्या हुआ होगा, वो भी मैं इस कहानी के थ्रू कहना चाहता हूँ। ये सब इंडस्ट्री कैसे असर हुआ होगा उस दौरान, क्योंकि ये फिल्म को बनने में इतने साल लगे, तो इसने कई दौर देखे। तो जहां वर्ल्ड वॉर, रिसेशन, अकाल, प्लेग, महामारियां आई हिंदुस्तान में, है ना, इकोनॉमिक रिसेशन के कारण स्टूडियोज बंद हो गए,
उसके बाद में फिर पार्टीशन आ गया, पार्टीशन के कारण से समस्याएं आई। तो ये सब मेरी कहानी का हिस्सा बनते गया है कि ये एक दौर जो मुगल आजम ने देखा, वो मेरी कहानी में मेरा किरदार भी देखता गया, और वो सब इसका सब प्लॉट है। तो एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी के साथ में एक सब प्लॉट में पूरी की पूरी पॉलिटिकल सोशल बैकग्राउंड पूरी की पूरी उस वक्त की है, और फिल्म इंडस्ट्री की जो बहुत सारी चीजें अंदर की बातें हैं। चूंकि मेरा भी जन्म जो है ऐसे परिवार में हुआ जहाँ फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुक था लोगों का, तो थोड़ा बचपन भी मैंने भी देखा है जो डिस्ट्रीब्यूशन में, एग्जीबिशन, मेरे अपने अनुभव थे, एज एन असिस्टेंट मेरे अपने अनुभव थे। तो वो सारी चीजें भी इसमें मैं पिरोता गया और एक मजेदार कहानी बन गई। लेकिन ये हुआ कि आसिफ साहब को 14 साल लगे फिल्म बनाने में, मुझे नॉवेल बनाने में 14 साल लगे। नहीं तो आप पटकथा लिख रहे थे, इंटरेस्टिंग है, आप पटकथा लिख रहे थे और फिल्म बननी थी, हालांकि फिल्म बनेगी ही अभी आगे। तो ये पटकथा से उपन्यास, मतलब आमतौर पे होता है उपन्यास से पटकथा बनती है, फिल्म की कहानी बनती है, फिल्म की पटकथा लिखी जाती है। ये फिल्म की कहानी पटकथा से उल्टा हो गया और उपन्यास लिखा गया, ये क्या है? ये क्यों आपको लगा कि उपन्यास लिखा जाना चाहिए? क्या होता है कि जैसे अब फिल्म आज के दौर में काफी दिनों बाद कोई एक फिल्म अभी इन दिनों आई है जो 3.5 घंटे की फिल्म लोगों ने देखी है। अदरवाइज जनरली हमारा अभी तो दौर ऐसा है कि 2 घंटा 20 मिनट की फिल्म, तो मल्टीप्लेक्स, लोगों का पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, तो छोटी कहानी होती है, बहुत लंबी कहानियां कम ही होती है। तो अब ऐसे में मैं सोचूं कि अगर मेरी कहानी 3 घंटे की भी बनाता मैं, तो 3 घंटे का स्क्रीन प्ले तैयार करने में मुझे अपने सीन्स की लेंथ संभाल के रखनी पड़ती है। जो बहुत सारी बातें उन सीन्स के बैकड्रॉप में जो मेरे दिमाग में चल रही थी, जहन में आ रही थी, जो मैं कहना चाह रहा था उस दौर की, वो बातें सब स्क्रीन पे कहना संभव नहीं। अच्छा, फिर बहुत सारे जो अंतर्द्वंद रहे होंगे उनके कैरेक्टर्स के, जो इस सब से जुड़े थे, उनके अंतर्द्वंद को भी बता पाना मुश्किल था। तो वो सारा मैं लिखते जा रहा था और मुझे लग रहा था कि ये सब तो फिल्म की कहानी में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सब चीजें अगर मैं एक नॉवेल फॉर्म में कहूंगा तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। तो स्क्रीन प्ले से फिर उसको नॉवेल के रूप में अडॉप्ट करना शुरू किया। उल्टा प्रोसेस हुआ, लेकिन मजेदार प्रोसेस था। और अब लोग नॉवेल पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि ये तो हमें फिल्म की तरह दिखता है पूरा नॉवेल। तो निश्चित रूप से चूंकि वो फिल्म से ही शुरू हुआ था, तो फिल्म की तरह लोगों को नॉवेल दिखता है। तो जिसने भी नॉवेल पढ़ा उसका रिएक्शन पहला यही कि अरे हर विजुअल हमें तो सामने फिल्म की तरह दिखाई दे रहा था। नहीं तो उसकी तो वजह हुई ना कि एक तो पहले आप जो है एडिटर हैं, फिर डायरेक्टर हैं, फिर राइटर भी हैं, फिल्म जो है, फिर एक आप दर्शक भी हैं। तो एडिटर, राइटर, डायरेक्टर, ये 3 जगह है जहाँ से फिल्में बन के गुजरती है। पहले कागज पे बनती है, फिर दिमाग में छपती है फिल्म, फिर जो है पर्दे पे आती है, एडिट कर करके वो दिखाते हैं जो भी। तो जाहिर है वो सब प्रोसेस से आप गुजरे हुए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो के आसिफ को जानने के क्रम में आप जो गुजरे, और के आसिफ के बारे में जो कहा जाता है कि के आसिफ जो है वो टेलर मास्टर थे, वो फिल्म टेक्नीशियन, वो लंदन से या अमेरिका से या कहीं से सीख करके आए हुए व्यक्ति तो थे नहीं। तो इतनी अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई, एक जो है सिनेमा का नहीं रहा हुआ व्यक्ति, वो कैसे संभव हुआ? कैसे, क्या उनमें खासियत थी जो इतनी महान फिल्म बना दी कि आज तक हिंदी सिनेमा का कोई डायरेक्टर वहां तक पहुंच नहीं पाया? अब देखिए, आसिफ साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन कभी भी ये नहीं लिखा गया कि उनका प्रोसेस जो था वो मेरा एक फोन शायद फिर से ये हो गया है। एक सेकंड। हाँ, फिर गड़बड़ा गया। जी, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जी जी। तो आसिफ साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन वो ज्यादातर जो भी लिखा गया वो
उनकी फिल्म मेकिंग के बारे में लिखा गया या उनकी जब वो डायरेक्टर बन गए उसके बाद के किस्से हैं, लेकिन वो डायरेक्टर कैसे बने इस पर बहुत कम लिखा गया और इसके बारे में ज्यादा कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है मटेरियल। तो थोड़ा बहुत जो मैंने इधर उधर से गैदर किया था, मुझे इतना तो समझ में आया था कि उनके एक मामू थे जो फिल्मों में काम करते थे, एक्टर थे और मशहूर एक्टर थे उस जमाने के, और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी। नाम क्या था वो भी बता दीजिए। नजीर खान साहब, है ना, नासिर खान। तो वो नजीर खान साहब के साथ में काम कर रहे थे, ये एक चर्चा में आया था कि उनके साथ काम कर रहे थे, और वहीं हिंद पिक्चर्स करके उनकी कंपनी थी, उसमें वो काम सीखते थे। तो मुझे लगा ठीक है, ये तो मतलब उन्होंने काम सीखा होगा करते करते, और जो भी उनके दिमाग में मतलब आया कि मुझे एक फिल्म करनी है। या मेरे नॉवेल में चूंकि मैंने अपनी एक इमेजिनेशन ये ली है कि एक आदमी जब पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो ना उर्दू ढंग से पढ़ सकता था, ना हिंदी ढंग से पढ़ सकता था, ना अंग्रेजी जानता था, ज्यादा स्कूलिंग नहीं थी जिनकी, तो ऐसा व्यक्ति लिटरेचर से कहानी उठा के और म्यूजिक की इतनी समझ उसको उसको अदब की समझ, उसको तहजीब की समझ, उसको थिएटर की समझ, ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस रहा होगा। प्लस कुछ लोग पैदाइशी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रोसेस रही होगी, वो मिसिंग है इस पूरे उनकी कहानी में, वो किसी को पता नहीं शायद, या किसी ने बताया नहीं इसके बारे में। तो मैंने वो अपना एक इमेजिनेशन उसमें इस्तेमाल किया, कुछ मेरी अपनी कहानी भी, मेरे अपने स्ट्रगल की, मेरे अपनी बचपन की कहानी जुड़ी, और कहीं ना कहीं से मुझे लगा कि एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कहीं उसको इंस्पायर करता रहा होगा। तो एक कबीरा नाम का एक कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया अपने नॉवेल में, और वो कैरेक्टर जो है वो एक सूफी मलंग है, जो रामायण भी कहता है और जो राजा महाराजाओं की कहानियां भी कहता है ना, और वो उर्दू के शेर भी कहता है, और वो है मलंग है, और वो लोग उसको पागल समझते हैं। तो वो वहां जाके वो बैठता था और उससे वो किस्से कहानियां सुनता था। तो वहां से वो एक क्रिएटिविटी जो उसको कहानियां सुन सुन के, तो जिसने बचपन से किस्से शीरी फरहाद से लेके तो लैला मजनू के किस्से सुने हों उस मलंग से, जिसने किस्से सुने हों रामायण के, महाभारत के उस मलंग से, है ना, तो वो जरूर बचपन से उसको वो एक कहानी का अंदाज, कहानी कहने का अंदाज उस मलंग से मिला। तो वो मैंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया उस तरह का, एक मलंग। तो वो एक कबीरा नाम का कैरेक्टर, और चूंकि कबीर से कहीं ना कहीं मैं भी इंस्पायर्ड हूँ, तो एक वो कबीर की तरह का कैरेक्टर कि जो सबकी बात कहता था, तो वैसा एक कैरेक्टर बना, और उससे वो इंस्पायर होके वो बचपन उसका गढ़ा गया वहां, वहां से वो जब निकला तो उसकी लाइफ में क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं थी जरूर। इसीलिए मेरी नॉवेल में एक जगह एक किस्सा है जिसमें वो लड़की जब इसे पहली बार मिलती है टेलर को, वो टेलर है, टेलरिंग कर रहा है मुंबई में, बॉम्बे में वो टेलरिंग कर रहा है, और टेलरिंग के दौरान उसे एक लड़की जब मिल जाती है और वो पूछती है कि मतलब वहां उनसे बातचीत में वो कुछ ऐसा ताना मार देती कि तुम आर्टिस्ट नहीं हो ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। तो वो भड़क जाता है, बोलता है मैडम हम भी आर्टिस्ट हैं, टेलरिंग भी एक आर्ट है, टेलर मास्टर बोलते हैं लोग, है ना, हम मास्टर हैं, हम भी आर्टिस्ट हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट की ईगो उसमें थी, ये मेरा कैरेक्टर है। तो वो उस तरह से वो, और जब वो स्टूडियो के अंदर आता है और वो देखता है कि ये 200-300 लोग पागलों की तरह वहां काम कर रहे हैं, न भूख न प्यास लगती है, नहीं बस काम करना है, और एक इनमें एक अजीब सी क्या कहते हैं, चमक है इनकी आंखों में कि ये कुछ, इनको लगता है जैसे ये कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हर आदमी जो है वो सर उठा के अपने आप को स्टूडियो में एक बादशाह समझ के काम करता है, क्योंकि चाहे स्पॉट बॉय हो चाहे वो, उसे लगता था कि मैं दुनिया से अलग हूँ। ये वाकई स्टूडियो की दुनिया का हाल है, आज भी है। मतलब जो स्टूडियो में काम करता है उसे लगता है मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं दुनिया से कुछ अलग करने जा रहा हूँ। तो ये उस दौर में तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस दौर में तो स्टूडियो को मतलब ये समझा जाता कि अरे स्टूडियो में काम करने वाले क्या है। तो उनमें एक अंदर वो रिटेलिएशन वाली प्रोसेस होती थी कि हम दुनिया में बहुत बड़े, हम कुछ और करने जा रहे हैं। तो वो उस नजरों को देखता है, उन लोगों को काम करते हुए देखता है, उनकी शिद्दत देखता है, और उसे लगता है कि बस मुझे यही काम करना है।
अब मुझे यही बनना है। और वहां से वो स्टूडियो में एंटर करता है एंड देन ही फेसेस ऑल दोस चैलेंजेस, और वो कैसे अपना स्ट्रगल करके सीखता है चीजों को एक एक करके। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। तो एक तरह से ये मेरा जो नॉवेल है, ये वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ये अगर आप जब पढ़ेंगे तो आप को ये भी समझ में आएगा कि दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ के आसिफ। ये सिर्फ के आसिफ की कहानी नहीं है, ये सिर्फ मुगले आजम की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो छोटे छोटे शहरों से मुंबई आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, काम करते हैं, एक शिद्दत से आते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं ये लेके आते हैं, जुनून लेके आते हैं कि हम कुछ कर गुजरेंगे, हम कुछ बनेंगे। वो ये नहीं, हर कोई यहाँ इसलिए नहीं आता है कि यहाँ बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। लोग आते हैं इसलिए कि मुझे कुछ करना है, अपना नाम करना है, कुछ एक बड़ा काम करना है। उस जिद से आते हैं ज्यादातर लोग कि मैं कुछ कर जाऊं। और वो कर जाऊं वाली जो फीलिंग है वो इन हजारों लोगों में, वो बन पाते नहीं बन पाते, लेकिन वो दिखाई देती है यहाँ जो काम करते हैं। कमर्शियलाइजेशन है, सब कुछ है, लेकिन पहली चीज मुझे लगता है वो ये है कि जैसे आर्मी में आदमी जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं जाता है कि उससे वो कपड़े, यूनिफॉर्म मिलेगी, जूते मिलेंगे, पेंशन मिलेगी, ये मिलेगी, सिर्फ इसलिए आर्मी में नहीं जाता है। उसमें वो जुनून होता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो उसी तरह से मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई आता है तो वो कोई जुनून लेके तो आता है कि मुझे कुछ तो करके दिखाना है अपने आप। और यही पूरी कहानी में मैंने एडिटर, राइटर्स, कैमरामैन, स्पॉट बॉयज, इन सब की शिद्दत इसमें दिखाई है इस नॉवेल में। जी जी। तो नहीं, ये तो आपके उपन्यास की बात हुई। अगर जी। मैं वो जो जानना चाह रहा हूँ बेसिकली के आसिफ के बनने में, रियल के आसिफ के बनने में वो कौन से तत्व थे जिसकी वजह से वो के आसिफ इतने, जो सबसे टेलर मास्टर था, जो पढ़ा लिखा नहीं था? सबसे पहली चीज क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बताया कि वो कहीं ना कहीं बचपन से रही, वो स्टूडियो में आके विकसित हुई। तो के आसिफ की अगर बात करें तो वो क्रिएटिविटी तो बचपन से रही होगी, कहीं ना कहीं तो एक क्रिएटिव एलिमेंट रहा होगा, और वो आके यहाँ स्टूडियो में आके विकसित हुआ लोगों के साथ काम करके। फिर आप किस कंपनी में उठते बैठते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो के आसिफ चूंकि उस दौर में हिंदी पिक्चर्स में जिन लोगों के साथ उठे बैठे, उनके साथ में वो, उनकी एक मंटो के साथ उनकी दोस्ती हुई। तो जब ऐसे लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू करते हैं तो आपको एक एनर्जी नई मिलती है, तो वो उन्हें मिली। तो और उसके बाद दूसरा उनका जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो ये था कि वो, मतलब के आसिफ जैसे लोग कम ही होते हैं, सच तो ये, निराला इंसान था। तो हर कोई के आसिफ नहीं बन सकता, ये बात सही है, क्योंकि बहुत जिद्दी है। एक आदमी ठान ले कि मुझे बस ये करना है। उनका मैंने मतलब अगर उनके बारे में मैं कुछ कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने ठान लिया कि आज मुझे मेरे सेट पर चांद सितारे चाहिए, तो उस दिन आसमान खाली होगा। वो इंसान इतना जिद्दी था कि उसने कुछ सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो करना है। अगर मुझे यहाँ मोती जो है वो असली चाहिए इस शॉट में, सारे दुनिया के कैमरामैन भी बोलेंगे कि अरे क्या जरूरत है, मोती तो मतलब नकली मोती से भी वो मोती मोती है, वो दिख जाएगा वो कैमरामैन। लेकिन उनका ये था कि नहीं, वो मोती गिरता हुआ जब उसका बाउंस होगा, वो बाउंस जो है असली मोती का और नकली उसकी मोती के आवाज अलग बाउंस में होगी, भी उसकी फर्क उछाल होगा, अलग होगी, उसकी बिल्कुल चमक सही। में भी फर्क होगा, उसकी आवाज हाँ। में भी फर्क होगा। तो मुझे तो असली मोती चाहिए। जूते उन्होंने वो सोने की जरी वाले जूते हीरोइन को पहनाने के लिए और हीरो को पहनाने के लिए दिए, तो असली सोने के। तो वहां लोगों का इसमें असली सोने के जूता है भाई, यहाँ तो आप नकली सोना भी लगा सकते हैं ना उसमें, सोने का। बोले नहीं, आपको मैं सोने का जूता पहनने के लिए दे दूंगा, अभी आपके चेहरे पे क्या चमक होगी वो देखिएगा। आप बादशाह हैं ये फील करने लगेंगे आप कि मैंने सोने का जूता पहना है। तो आप जब नया कपड़ा पहनते हैं तो आपके चेहरे पे एक चमक होती है, आपके एक अंदाज अलग होता है। तो बोले वो भी तो चाहिए मुझे। तो ये सोच जो है वो जिद के साथ एक क्रिएटिव सोच भी थी उनकी कि हर चीज के पीछे उनका एक लॉजिक होता था। कई बार लगता है इलॉजिकल हो सकता है, लेकिन उनका अपना एक लॉजिक हुआ करता था कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, और वो करते थे। वो तो उसी से शायद वो इतनी बड़ी फिल्म बना पाए, क्योंकि लोग तो कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं। प्रोड्यूसर बोलता है कि डायरेक्टर को क्या, नहीं ये नहीं ला सकते, आप ये ले आइए, तो बोलता अच्छा ठीक है इसमें काम चला लूंगा, इसमें काम। उस आदमी का उल्टा था, मुझे तो ये चाहिए। अब प्रोड्यूसर भागता था, वो लेके आए, है ना। या वो कहीं से फिर अपना, जैसे कि मैंने बताया कि 5,000 सोल्जर्स चाहिए उनको
और वो भी चाहिए कि ये गन पकड़ता है अगर या वो तलवार पकड़ता है जो, तो लगना चाहिए वो तलवार पकड़ने वाला और तलवार चलाने वाले सोल्जर को तलवार पकड़ना और चलाना आती है। तो ये मैं जूनियर आर्टिस्ट से नहीं करवाऊंगा। तो मुझे तो असली लड़ाके चाहिए। तो असली लड़ाके कहाँ मिलेंगे जो तलवार चला सकते? दौर बदल चुका है, अभी असली लड़ाके कहाँ है? सेना में है बोले, बस तो सेना में चले गए, जाके डिफेंस मिनिस्टर से मिल के और सेना वालों को ले आए। वो 5,000 सोल्जर इंडियन आर्मी अच्छा, के, वो रियल सोल्जर्स थे? रियल सोल्जर्स, जिनसे उन्होंने फाइट ओहो। सीन करवाया। तो ये जिद जो होती है एक इंसान की, कि ये हिम्मत भी होती है कि पहुंच गए वो और जाके ले भी आए, कन्विंस कर। उनका कन्विंसिंग पावर बहुत जबरदस्त था। तो वो किसी को भी कन्विंस कर देते थे। मतलब उनके बारे में कहा जाता था कि वो जिन बोतल से बाहर निकल आया, अंदर नहीं जा रहा है, उसको भी घुसा सकते हैं वापस। उन्होंने ठान लिया कि इसे बोतल में डालना है तो वो डाल देते थे। एक एक बड़ा किस्सा है, हालांकि किस्से ढेर सारे हैं, लेकिन एक दो जी। किस्से आपसे सुनना चाहते हैं। एक बड़ा फेमस किस्सा है कि बड़े गुलाम अली शाह को किस तरह से गवाया उन्होंने, वो प्रसंग जरा सुनाइए। वो मेरे नॉवेल का भी हिस्सा है। नॉवेल में हम्म। एक सीन है पूरा इसका। तो उसमें हुआ ये कि वो गाना उन्हें बनाना था एक, और उस गाने में सीन ऐसा था कि शाह, मतलब सलीम और अनारकली जो है रात में तीसरे पहर में मिल रहे हैं अकेले में गार्डन में, और बैकग्राउंड में जो है वो कहीं एक जगह चबूतरे पर अपने रियाज करता हुआ तीसरे पहर में बैठा हुआ है तानसेन, और वो बैकग्राउंड में वो चल रहा है वो गाना उसका। तो कुछ ऐसा राग चाहिए जो उस पर्टिकुलर प्रहर में गाया जाता हो और उसके साथ में। तो उन्होंने कहा तानसेन की आवाज के लिए तो पहले कौन होगा? तो नौशाद साहब ने कहा कि तानसेन के लिए तो सोचते रहे। तो बोले नहीं, आज के जमाने का तानसेन कौन है? तो बोले आज के जमाने की यूं तानसेन अगर मुझसे कहोगे तो बड़े गुलाम अली खान। बोले बस वही चाहिए थे। बोले लेकिन वो तो फिल्मों में गाते ही नहीं है। तो फिर तो वही चाहिए। लेकिन वो मना कर देंगे। बोले फिर भी चाहिए, आप मुलाकात करवाइए। पहुंच गए। अब जैसे मैंने कहा कि वो जिन को बोतल में डाल सकते थे, उन्होंने किस तरह से गुलाम अली खान साहब को पटाया, किस तरह से उन्होंने बोतल में उतारा, वो सारा किस्सा मेरे नॉवेल में है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल कि वो बिल्कुल। ले आए उन्हें बस अपनी एक जिद में। उस वक्त पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी कि भाई मोहम्मद रफी को हम 300 रुपए 400 रुपए, हाँ तो 500 रुपए दे देंगे गाना गाने का। एक इससे ज्यादा तो कोई देता नहीं था उस समय। मतलब 300 400 500 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बड़े बड़ों की सैलरी नहीं होती थी 300 400। तो वो गुलाम अली खान साहब को 25,000 रुपया एक गाने के, ये दे आया ये आदमी। तो पूरा हिला दिया था पूरी इंडस्ट्री को। प्रोड्यूसर तो शायद सुसाइड कर लेता अगर शाहपुर जी नहीं होते थे, और कोई प्रोड्यूसर। पर ये तो शाहपुर जी थे तो अलग बात थी। शाहपुर जी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, महान कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा प्रोड्यूसर होना ही, ये फिल्म ये मुगल आजम उनके बिना बन भी नहीं सकती। तो उसके लिए शाहपुर जी जैसा कोई आदमी चाहिए। क्योंकि इतना दिलदार कि जब जिस जमाने में लोग 10-15 लाख में फिल्म बना रहे थे, ये बंदा उनके पास जाके बोलता है कि मैं 1.5 करोड़ में फिल्म बना। तो 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके एक फिल्म बनाई उसने। और जब शुरुआत हुई थी तब तो मतलब ये स्थिति, ये फिल्म शुरू हुई थी 14 साल लगे थे। 14 साल पहले तो स्थिति ये थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है फिल्म बना लेते थे, मैक्सिमम 8-10 लाख रुपए, और ये बड़ा बजट लेके चल रहा था। बढ़ते बढ़ते 1.5 करोड़ पे गए इसके। बट जी। देखिए दौर, देखिए 1.5 करोड़ उस जमाने का, यानी आज के हिसाब से मान के चलिए कम से कम 150-200 करोड़ रुपए लागत है। ज्यादा ही मतलब बोलिए। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 200-250 करोड़ की लागत हो जाती है। और इस फिल्म ने उस जमाने में डबल 3 करोड़ रुपए तो फर्स्ट रिलीज में ही ला दिया था। ये अपने आप में एक कैसे बड़ी कमाई। बात। अच्छा, एक जो सवाल है कि 14 साल क्यों लग गए इस फिल्म को बनाने में, इतना लंबा हाँ, समय क्यों लग गया? आप नॉवेल पढ़िए सर, सब कुछ आप मुझसे यहाँ पूछेंगे। मेरा नॉवेल पढ़िए, नॉवेल मेरा पूरा वही है कि 14 साल क्यों लग गए। एनीवे, क्यों? जी। 14 साल में खास कारण जो था वो पहला तो यही था कि आ, उनके जो प्रोड्यूसर थे पहले, शिराज अली हकीम। तो शिराज अली हकीम जो थे वो फेमस स्टूडियो के मालिक हुआ करते थे। उन्होंने ये फिल्म
बनाना शुरू की थी एज ए प्रोड्यूसर। फिराज अली हकीम ने कहीं एक बार किसी फंक्शन में मोहम्मद अली जिन्ना का स्वागत कर दिया था। उसके बाद पार्टीशन का दौर आया तो हकीम साहब को भी रुखसती लेनी पड़ी। उनकी लैब को आग लगा दी गई थी, भाग गए वो सब बेच बाज के, पाकिस्तान चले गए। अब फिल्म रह गई अधूरी, आसिफ साहब यहीं रह गए। उस दौर में कुछ लोग गए, कुछ नहीं गए, कुछ रह गए, कुछ जा नहीं पाए, कुछ जाना चाहते थे रुक गए, बहुत कुछ हुआ, सब जानते हैं। अब वो नहीं गए, उनको अपनी फिल्म बनानी थी, दूसरा प्रोड्यूसर ढूंढने में वक्त लगा। वो भी एक किस्सा है पूरा कि कैसे शाहपुर जी मिले। आप जब मेरा नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारे किस्से मिलेंगे कि कैसे शाहपुर जी मिले। और शाहपुर जी ने जब हाँ की, शाहपुर जी चूंकि उस वक्त बहुत बड़े बिल्डर थे हिंदुस्तान के, बॉम्बे के एक बड़े बिल्डर जिन्होंने बड़ी बड़ी टाटा का रिलेटिव है ना वो। हाँ, इनकी रिश्तेदारी भी है टाटा से। और दूसरा ये कि टाटा सन्स के ये सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक रहे, तो मतलब टाटा ग्रुप के मालिकों में एक थे जी। तो हाँ, और हिंदुस्तान के बड़े अमीरों में गिने जाते थे। लेकिन उनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था और वो फिल्मों में इंटरेस्ट भी नहीं था उनको। तो उन्हें बोतल में उतारना, फिर वही जिन ढूंढने निकले थे वो, तो वो शाहपुर जी को कैसे पटाया होगा जिन्होंने जिंदगी में कोई दूसरी फिल्म नहीं की थी, उस व्यक्ति को एक फिल्म फाइनेंस करने के लिए तैयार कर लेना, और वो भी इतनी बड़ी फिल्म जो दूसरा कोई ना बना सकता है। तो ये कला थी आसिफ साहब। तो वो सब आप जब नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वो उन्होंने शाहपुर जी को बोतल में उतारा। शाहपुर जी का भी बड़ा दिल था कि वो इतनी बड़ी फिल्म के लिए हार कर दी उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही फिल्मों को फाइनेंस किया, एक मुगले आजम को और दूसरी गंगा जमुना को। गंगा जमुना भी चूंकि वो दिलीप कुमार से उनकी दोस्ती हो गई थी इसी शायद मुगले आजम के दौरान, तो वो गंगा जमुना को उन्होंने फाइनेंस कर दिया जो दिलीप कुमार खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने उसको फाइनेंस कर दिया था। उसके अलावा शाहपुर जी ने तीसरी फिल्म नहीं की, बिल्कुल सिर्फ 2 ही फिल्म। तो ये मुगले आजम 14 साल में फिर आ गया पार्टीशन। एक पार्टीशन के दौरान एक ये हुआ कि उनके मेन एक्टर जो थे, पहले तो प्रोड्यूसर चले गए, दूसरे प्रोड्यूसर आए, काम शुरू हुआ, तो मेन एक्टर जो थे अकबर के रोल में, वो उनकी डेथ हो गई, चंद्रमोहन। तब चंद्रमोहन की डेथ हो गई तो उसके बाद में फिल्म फिर शेल्व हो गई पार्टीशन के कारण। आधे लोग इधर चले गए, आधे उधर चले गए, फिर मामला अटका हुआ। तो एक के बाद एक उनके साथ घटनाएं होती गई। चंद्रमोहन की डेथ के बाद दोबारा, तो जब दोबारा तो फिर फिल्म 4-5 साल रुक गई। उस चक्कर में हीरो के सामने जो दूसरे सलीम के रोल में जो थे वो सपरू की थोड़ी उम्र दिखने लगी, तो उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो एक एक करके ये हुआ कि वो पूरी फिल्म ही शेल्व हो गई और दोबारा बनाने की। अब कौन मत करेगा आज के जमाने में, एक बार फिल्म शेल्व हो गई तो दोबारा कौन बनाएगा। वो आदमी था जिंदगी लगा रहा, फिर बनाऊंगा। और शाहपुर जी ने भी हाँ की फिर, और 1951 में दोबारा बननी शुरू हुई। पूरी कास्ट दोबारा चेंज हो गई, नरगिस की जगह मधुबाला आ गई, सपरू की जगह दिलीप कुमार आ गए, चंद्रमोहन की जगह अकबर आ गए। पूरी कहानी चेंज, कहानी भी चेंज हुई। मजेदार बात तो ये, राइटर चेंज हुए, 4 राइटर आ गए एक के बदले। आज जो जमाना आया है कि वो वेब सीरीज में 4-4, 5-5 राइटर बैठ के लिखते हैं और राइटर रूम, ये तो क्या आज से 1960 के पहले कर गए। 4 राइटर बिठा के राइटर रूम बना के, 5वां खुद भी राइटर थे। हाँ 5वां खुद भी राइटर थे, बिल्कुल। तो एक मजेदार चीज यही रही कि उन्होंने और बड़े बड़े राइटर साथ में लिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ छोटे राइटर ले लिए। अमान साहब थे, उसके बाद कमाल अमरोही थे, मिर्जा साहब थे, कमाल अमरोही थे। तो उन्होंने उस तरह से इतने बड़े काम को अंजाम दिया। गाने कई सारे रिकॉर्ड करके उन्होंने फेंक दिए। नौशाद साहब कहते थे ना, बोले मुझसे गाने बनवा लेते थे, रिकॉर्ड तक करवा लेते थे, फिर बोलते थे पसंद नहीं आया। ये एक अजीब शख्सियत थे के आसिफ साहब। वाकई उनके किस्से बहुत मजेदार हैं और उनकी कहानी ऐसी है जो हर आदमी को इंस्पायर करेगी कि अगर कुछ बड़ा करना है तो जिद्दी होना जरूरी है, पीछे पड़े रहना जरूरी, जिद्दी होना जरूरी, बस लगे रहो, कभी तो सक्सेस मिलेगी।
बिल्कुल। तो ढेर सारी कहानियाँ, और जब सिनेमा की कहानियाँ आती हैं तो फिर कट करने का मन नहीं करता, लगता है सुनते रहें, लेकिन समय की एक सीमा होती है। तो जी सुनील जी, आप आए और आपने इतना सब बतलाया मुगल आजम के बारे में, अपने उपन्यास के बारे में, जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि उपन्यास बेहद चर्चित हो, और चर्चित है, मेरी शुभकामनाओं से पहले भी चर्चित है, काफ़ी बिक चुकी है किताब। और हमारे हाँ, जो मतलब हमारे जो दर्शक, चर्चा का तो ये है सर कि हर दिन कहीं ना कहीं से किसी का फोन आता है कि अरे हमने आज आपका उपन्यास कंप्लीट किया है, और बस हम इंतजार कर रहे हैं कि इस पे कब फिल्म बने, कब हम कोई वेब सीरीज देखें, ये तो बस जल्दी से स्क्रीन पे आना चाहिए, तो अब कमाल है। तो ये तो सब तरह से सुनने में आ रहा है, तो जी अच्छा लगता है जब जी, लोग तारीफ करते हैं। नहीं, आपका जो विमोचन समारोह भी था वो बहुत बढ़िया समारोह था, काफ़ी लोग आए थे, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आए थे, सिनेमा के, टेलीविज़न के, राइटिंग फील्ड के। तो बड़ा अच्छा है और बड़ा ग्लैमरस है, जितना ग्लैमरस जो है वो मुगल आजम फिल्म है उससे कम आपका उपन्यास नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस फिल्म को री एडिट किया और उस पर उपन्यास भी लिखा है और उस पर फिल्म भी बन रही है। तो मेरी शुभकामनाएं, फिल्म जल्दी आए। तो ये अगर किताब आप पढ़ना चाहें तो आप किताब मंगा सकते हैं, अमेजोन पर उपलब्ध है, और बेहद अच्छी किताब है, हालांकि इंग्लिश में है। हम सुनील जी से गुजारिश करेंगे कि वो हिंदी भी से करें और हिंदी में भी उपन्यास लेकर के आएँ। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर बतलाएं, और इस तरह के विशेष कार्यक्रम हम अपने दर्शकों के लिए, आपके लिए हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।